Hello everyone, welcome back on Tech Classes. So today we are going to discuss about how to access cells directly by using macros, and the second topic is sorting the columns using macros. हम इसका बेसिक पोर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने देखा है कि भाई मैक्रो को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड हम मैक्रो के बेसिक फंक्शंस देख चुके हैं ऑलरेडी. सो दीज आर द ओनली टॉपिक्स जो हमारी इस यूनिट में बचे हुए हैं. सो आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके जो नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द ओपन ऑफिस कैल्सी ताकि हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी कर सकें. सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने बेसिक फंक्शनैलिटी देखी कि भाई हम मैक्रोस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम कैसे फंक्शंस बना सकते हैं. सो आज जो वीडियो है वो थोड़ी एडवांस टॉपिक पे है. ये जो सेल्स हैं हमारे, जो भी हम यहाँ पे डेटा एक्सेस करते हैं या फिर जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं उसको कैसे एक्सेस करेंगे उसका फंक्शन हम बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं. सो उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना है, मैक्रो में जाना है. और मैक्रो में जाने के लिए आई थिंक आपको अब पता होगा कि हमें जाना है टूल्स पे एंड आफ्टर दिस वी हैव टू गो टू मैक्रो ऑप्शन एंड उसके बाद हमें फंक्शन जहाँ लिखना है वो है हमारा ओपन ऑफिस बेसिक. हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक विंडो ओपन होगी और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने फंक्शन को लिखना है. अब फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपनी फाइल को सेलेक्ट करना होगा. अपनी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फोल्डर आ रहा है और उसको सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करते हैं. सपोज यहाँ पे हम मॉड्यूल 1 क्रिएट कर लेते हैं एंड जैसे हमने इस पर क्लिक करा है तो देखिए यहाँ पे हमारी विंडो ओपन हो गई है. और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे हमें रैम का मतलब है रिमार्क्स और इसका मतलब होता है कमेंट्स. तो जब हमारा ये प्रोग्राम रन होता है तो अगर हम इस रैम के आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो उसको रीड नहीं करता है. दिस इज़ ओनली फॉर द प्रोग्रामर जो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है. एंड आफ्टर दिस हमें यहाँ पे सब मेन एंड सब मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है, हमें अपना फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू हम सेल के अंदर जो भी लिखे हैं वो हमें वैल्यू एक्सेस हो जाए. और हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं अभी वो क्या होगा, हमने जो भी सेल में वैल्यू लिखी है उसका हमें सम चाहिए, चाहे वो किसी भी शीट में लिखा हुआ हो, मीन्स शीट 1 में लिखा हो, चाहे शीट 2 में, चाहे शीट 3 में. और इसके बाद भी अगर कोई शीट्स लिखी हुई हैं या फिर बनी हुई हैं तो उसके अंदर भी अगर कोई डेटा है उस पर्टिकुलर सेल में तो वो भी हमारा ऐड हो जाए. तो उसको करने के लिए मैंने अपने फंक्शन को कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ प्रोग्राम, ताकि आपको समझा सकें. तो ये है हमारा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम अपने सेल का जो भी कंटेंट होगा या डेटा होगा उसको ऐड कर सकते हैं. तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो कर क्या रहा है, कैसे इसकी वर्किंग हो रही है. सो आई थिंक आपको अब फर्स्ट लाइन के बारे में पता होगा कि हम फर्स्ट लाइन क्यों यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन वो क्या है, कीवर्ड है एंड हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं. हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करते हैं. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. और इसके बाद हमने लिखा है सम सेल्स ऑल शीट्स. ये क्या है, हमारा फंक्शन नेम. हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस है. यहाँ पे मैं शीट्स भी दे सकता हूँ और सम भी दे सकता हूँ, एडिशन दे सकता हूँ, कुछ भी XYZ जो भी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे सकते हैं. बट हम फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है हम इसको चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद हमें फंक्शन नेम के बाद हमें इसके आगे पैरेंथेसिस या फिर ये ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है या ज़रूरी है. अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा फंक्शन क्रिएट नहीं होगा. सो द फर्स्ट थिंग इज डिम. तो डिम क्या होता है, हमारा डिम होता है डायमेंशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं. डेटा कौन सा होगा या किस तरीके का होगा वो कौन डिफाइन कर रहा है. देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डबल. डबल का मतलब होता है इसके अंदर हमारे नंबर्स स्टोर हो सकते हैं. और किसके अंदर हो सकते हैं, द सम के अंदर. ऐसे ही हमने नीचे बनाया है एक वेरिएबल आई नाम का और वो क्या लिखा है हमने उसको एज इंटीजर. इंटीजर का मतलब है वो सिर्फ खाली हमारे होल नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. लेकिन वो ये डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. डेसिमल वैल्यूज़ का मतलब है 2.3, 8.9 ऐसे करके जो भी वैल्यू अगर हम देते हैं इस आई के अंदर, कोई भी वैल्यू पास करते हैं या देते हैं तो वो ये आई वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको कैसे डिफाइन करा है, एज अ इंटीजर. ओके. और हमने ऊपर जो द सम वेरिएबल है इसको कैसे डिफाइन करा है, एज अ डबल. तो डबल का मतलब होता है इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ एक्सेप्ट हो सकती हैं. तो अगर हमारा सम जो है, टोटल जो सम आएगा अभी लास्ट में, वो अगर डेसिमल वैल्यूज़ भी आ रहा है तो वो इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा. ये अभी हम और डेप्थ में देखेंगे जब हम पूरा प्रोग्राम कर चुके होंगे उसके बाद. सो नाउ थर्ड वेरिएबल इज ऑल शीट्स. इसके अंदर क्या होगा, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी शीट्स हैं उसके एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस पे
कोई डेटा अगर एंटर होता है तो हमें उनका क्या करना है, सम करना है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया है ऑल शीट्स। ये यहाँ पे मैं जितने भी वेरिएबल्स के नेम ले रहा हूँ उनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिम लिखा है, एज, डबल लिखा है, ये सारे मैंडेटरी है, हमें इन्हें ऐसे ही लिखना है। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही अब मेरे को पर्टिकुलर शीट के लिए मैंने क्या बनाया यहाँ पे वेरिएबल ओ शीट मीन्स ओपन शीट। हम इसका नाम भी कुछ और दे सकते हैं, हम सिंपली शीट भी दे सकते हैं। ऐसे ही अब उस शीट पे कोई पर्टिकुलर सेल पे जो हमें वैल्यू एक्सेस करनी है उसका नाम क्या दिया है, ओ सेल। तो अब ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसमें जो भी डेटा होगा उस पर्टिकुलर शीट पे, जो भी सेल होगा उसमें जो भी डेटा होगा उनको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सो अब सबसे फर्स्ट लाइन है वो ये है हमारी कि ऑल शीट्स इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट डॉट गेट शीट्स, और यहाँ पे लिखा है हमने पैरेंथेसिस। तो ये जो हमने लाइन लिखी है इसके थ्रू क्या होगा, हमारे जितनी भी शीट्स हैं वो सारी कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, इस ऑल शीट वेरिएबल के अंदर। सपोज हमारे डॉक्यूमेंट में 3 शीट्स हैं, तो इस ऑल शीट के अंदर हमारा क्या पता चलेगा कि भाई 3 शीट्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। अगर हमने शीट्स को इंक्रीज कर दिया है, मीन्स हमने 4-5 शीट बना लिए हैं, तो क्या होगा, ऐसे ही ऑल शीट की काउंटिंग जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। और अगर हमने कम कर दिया है तो ऑल शीट के अंदर हमारी जो नंबर है वो कम होता रहेगा। आफ्टर दिस यहाँ पे जो हमने ये चीज़ लगाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम 1 बाय 1 हर शीट पे जो भी सेल है उसके डेटा को एक्सेस करेंगे इसके थ्रू। इसको हम कहते हैं फॉर लूप, FOR फॉर लूप, LOOP लूप। ये आप आने वाले टाइम में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है फॉर लूप का ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। सो फॉर क्या करता है हमारा, ये एक तरीके से लूप है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है लूपिंग चल रही है। लूपिंग का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस तक हमारा जो डेटा है वो एक्सेस होता जाएगा 1 बाय 1, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा। सपोज़ हमने यहाँ पे क्या करा है, आई को स्टार्ट करा है 0 से, सो इसके बाद 0 के बाद ही ऑटोमेटिकली 1 पे चला जाएगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, एंड जहाँ तक हमने वैल्यूज़ दे रखी हैं वहाँ तक। अब जहाँ तक हमने वैल्यूज़ दे रखी है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, हमने यहाँ दे रखा है, वो भी हमने लिखा है आई इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जाना चाहिए। अब हमने ऑल शीट के अंदर सारी शीट्स ले ली हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी शीट्स हैं, तो हमने लिखा सपोज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 3 शीट्स हैं, तो ऑल शीट्स डॉट गेट काउंट। सो इस लाइन से क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी शीट्स हैं उनका काउंट निकल आएगा। तो मैंने कहा आपसे भाई कि हमारे डॉक्यूमेंट में 3 शीट्स हैं तो इसका काउंट कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 - 1 है। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती हैं, और हमने यहाँ पे जो चेक करना शुरू करा है वो भी 0 से ही करा है। तो अगर हम यहाँ पे -1 नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, हमारी कितनी काउंटिंग आएगी, तो हमारी जो टोटल शीट है, टोटल नंबर ऑफ शीट्स हैं वो कितनी है, 3 है। एंड जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0 से। तो अगर मैं नॉर्मली काउंटिंग करूँ 0 से लेकर 3 तक तो हमारी टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो शीट्स हैं वो कितनी है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, 3 है। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी जो टोटल शीट है वो 3 है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम लिखा है या जो लॉजिक लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी शीट आ रही है, 4 आ रही हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर -1 लगाना ज़रूरी है। अगर हम -1 यहाँ नहीं चाहते तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दिस हमने क्या करा, फॉर लूप यूज़ कर लिया है ताकि हम अपनी 1 बाय 1 शीट पे जाएं और उसमें जो भी डेटा एंटर हुआ है उसको हम एक्सेस कर सकें। अब क्या करा है हमने यहाँ पे ओ शीट मीन्स अब हम शीट पे पहुँचे। शीट पे पहुँचने के बाद ऑल शीट्स डॉट गेट बाय इंडेक्स, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यू आएगी आई की उसके बिहाफ पे हम उस इंडेक्स पे पहुँचेंगे, मीन्स उस सेल पे पहुँचेंगे या फिर उस शीट पे पहुँचेंगे, ताकि क्या होगा, हम उस शीट पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर सेल पे पहुँचेंगे। अब सेल पे कैसे पहुँचेंगे, सेल पे पहुँचेंगे नेक्स्ट वाली लाइन से, ओ सेल इज इक्वल टू ओ शीट डॉट गेट सेल बाय पोजीशन 1,1। अब मैंने यहाँ पे जो 1,1 दिया है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा यूज़ होता है कॉलम के लिए, एंड जो सेकंड पैरामीटर है या सेकंड वैल्यू जो दे रखी है वो किस लिए यूज़ होती है, हमारी रो के लिए। तो अभी हमने ऊपर बात करी कि हमारा जो शीट है उसके जो सेल एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 से। तो मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो लिखी है 1। दैट मीन्स जो हमारी रो है हमारी शीट की वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, 0 1 मीन्स सेकंड सेल, हमारी शीट का सेकंड सेल। तो इसीलिए क्या होगा, जो भी हम B2 के अंदर वैल्यू लिखेंगे
वो कहाँ आ जाएगी हमारी उस सेल के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, जितनी भी हमने शीट्स पे B2 पे जो भी वैल्यू लिखी होगी उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इस लाइन के थ्रू। एंड जो भी सम आया टोटल होने के बाद वो क्या होगा, इसके अंदर द सम वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद जहाँ पर भी हमने अपना कर्सर रखा हुआ होगा, जिस भी सेल को सेलेक्ट कर रखा होगा, वहाँ पर हमारा रिजल्ट विजिबल हो जाएगा। एंड इसके बाद हमने क्या करा है, अपने सेल को एंड कर दिया है। सो दिस इज द फंक्शन जिसके थ्रू हम अपने सेल को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू आई है उसका हम सम कर सकते हैं। सो अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई हो रहा है। तो हमें कौन से सेल के अंदर वैल्यू लिखनी है, B2 के अंदर। सो अब मैं जाता हूँ अपनी शीट पे। सो हमारा सेल नंबर है B2 हमने क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था 1,1 मीन्स रो सेकेंड एंड कॉलम सेकेंड। यहाँ पे हमने क्यों सेकेंड सेलेक्ट करा है, क्योंकि हमने वहाँ लिखा था 1 एंड उसकी स्टार्टिंग हो रही है 0। हम जब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे जो ए रो है, मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये वाली रो जो 1 आ रही है वो क्या है हमारी 0। ऐसे ही सेकेंड पे पहुँचेंगे तो ये क्या आएगी 1 वैल्यू। हमें यहाँ तो 1 2 दिख रही है, लेकिन जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, यहाँ पे 0 एंड ये है हमारी 1 वैल्यू। ऐसे ही हमारे कॉलम है, तो ये जो हमारा 0 कॉलम है एंड ये जो है हमारा सेकंड कॉलम है। तो अब हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा सम होके मिल जाएगा। तो सपोज मैं इस सेल के अंदर देता हूँ 10 वैल्यू एंड अब हम जाते हैं शीट 2 पे। शीट 2 पे जाने के बाद हम अगेन यहाँ पे अब कुछ वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सपोज 20 एंड अब मैं शीट 3 पे इसका रिजल्ट चाहता हूँ और मैं यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपने फंक्शन का नेम लिखना है। और फंक्शन का नेम लिखने से पहले हमें क्या प्रेस करना है, इक्वल साइन, ताकि हम अपने फंक्शन को अप्लाई कर सकें। तो मैं करता हूँ इक्वल एंड अपने फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हमें करना है पैरेंथेसिस एंड उसके बाद हमें करना है एंटर। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 30 आया है। तो अब ये 30 कैसे आया, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था 20 एंड यहाँ लिखा था हमने 10। तो अगर मैं किसी और सेल के अंदर वैल्यू लिखता हूँ तो ये कोई भी नंबर कैलकुलेट नहीं करेगा। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 एंड हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे भी हम 50 लिख देते हैं सपोज। और शीट 3 पे जाने के बाद हम यहाँ पे किसी भी सेल पे सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें सम मिल जाए उसका, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो अभी जो हमने फंक्शन यूज़ करा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि हमने शीट 1 पे लिखा है 50 एंड शीट 2 पे भी हमने क्या लिखा है 50। तो मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारा 30 आ रहा है। और 30 पे वो क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने शीट 2 पे लिखा है 20 एंड शीट 1 पे दिया है हमने 10, इसलिए हमारा जो शीट 3 का रिजल्ट आया वो क्या आया है, 30 आया है। सो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हम जो भी सेल एड्रेस देंगे वहाँ पे या फिर जिस भी सेल एड्रेस की वैल्यू गेट कर रहे होंगे वहाँ पे, वहीं पे हमें अपना डेटा लिखना है। सपोज मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। सपोज अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं वैल्यू A2 की। तो अब हमें A2 की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा, रो को क्या देना होगा, हमें 1 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी 1 जो है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग 0 है और 2 जो है हमारी क्या है 1 है। और जो हमारा कॉलम है उसको हम क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है कॉलम का जो नंबर है वो क्या है 0 है। सो इसके बाद मैं अपने कोड पे आता हूँ, फंक्शन पे आता हूँ ताकि इसको अप्लाई कर सके। सो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा यूज होता है कॉलम के लिए एंड जो सेकंड पैरामीटर है या सेकंड वैल्यू जो दे रखी है वो किस लिए यूज होती है, हमारी रो के लिए। तो अब हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे A2। तो A2 का रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चेंज करना है पहले 1 को किससे, 0 से, क्योंकि हमें जो कॉलम चाहिए वो क्या चाहिए, A चाहिए। तो A है हमारे 0 पे, 0 इंडेक्स पे, तो इसलिए हमारा 0 आ गया है। एंड हमें जो रो चाहिए वो क्या चाहिए, सेकंड ही चाहिए, तो इसलिए हमने क्या रखा है, इसको 1 ही रखा है। तो अगेन अब हम आते हैं अपनी शीट पे ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। अब मैं आता हूँ शीट 1 पे। शीट 1 पे आने के बाद हम A2 पे कोई नंबर दे देते हैं। सपोज हम दे देते हैं 45। ऐसे ही हम शीट 2 पे भी A2 पे जाएंगे और हम दे देते हैं 45। एंड अब हम यहाँ पे कहीं पर भी अप्लाई करते हैं अपने फंक्शन को। तो मैं करता हूँ इक्वल एंड हम यहाँ अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम लिखने के बाद हम करते हैं एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, 45 + 45 दैट मीन्स 90 मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, अब 90 मिल गया है। सो ये तरीका है हमारे रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट करने का हमारे फंक्शन के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो आप इनकी काउंटिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ 1 से हो रही है, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम के अंदर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। सो
आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। नाउ आफ्टर दिस आपका टॉपिक है सॉर्टिंग अ डेटा बाय यूजिंग मैक्रो। अब हमें क्या करना है, कुछ डेटा लिखना है और उसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है बाय यूजिंग मैक्रो। तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेटा लिख लेते हैं, सपोज नंबर्स लिख लेते हैं। सो इस तरीके से हमने कोई डेटा लिख लिया है जिसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। सो अब हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है और हमें क्या करना है, मैक्रो के थ्रू करना है। सो मैक्रो के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम उसको मैक्रो को कैसे अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही हमें करना है बिल्कुल सेम। हमें क्या करना है, टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाने के बाद मैक्रोज, मैक्रोज पे जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हमारा जो मैक्रो है वो स्टार्ट हो गया है रिकॉर्ड होना। और अब मुझे क्या करना है, इसमें हमें लगाना है सॉर्ट का फंक्शन। तो ओपन ऑफिस या फिर एक्सेल में हमें सॉर्ट का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है हमें हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग। तो अगर मैं अपने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। देखिए मेरा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो गया है या फिर सॉर्ट हो गया है। अगर मेरे को इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे सॉर्ट डिसेंडिंग में। तो हमारा डेटा जो है देखिए बड़े से छोटे के ऑर्डर में लग जाएगा, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। सो अभी हमने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। तो हम करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसको स्टोर कर लेते हैं सॉर्ट डेटा के नाम से। एंड इसको हम कर लेते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद अब सपोज़ मैं यहाँ पे किसी और शीट पे जाता हूँ और हम इसी एरिया में हमें डेटा लिखना होगा, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम फेस होती है जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें कहाँ से डेटा लिखना शुरू करना है, H3 से लेके H7 तक। तो मैं आता हूँ शीट 2 पे, H3 से डेटा लिखना शुरू करेंगे हम। अब मेरे को अप्लाई करना है मैक्रो जो मैंने अभी अपना रिकॉर्ड करा है। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने का मैक्रो, मैक्रो के बाद रन मैक्रो। रन मैक्रो पे क्लिक करते हैं। अब करने के बाद हमारी एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें अपना मैक्रो मिलेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमें अपना आउटपुट दिख सके। और हमें आना है अपनी फाइल के नेम में प्लस प्लस मॉड्यूल। तो हमने जो मैक्रो बनाया है वो क्या बनाया है, सॉर्ट डेटा। और अब मैं इसको करना चाहता हूँ रन। तो अब देखते हैं कि ये हमारा डेटा जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगता है या नहीं लगता। तो हम करते हैं रन पे क्लिक। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो किस ऑर्डर में लग गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो डेटा लिखा था डिसेंडिंग, इसलिए हमारा क्या सेव हुआ है, डिसेंडिंग। तो ये तरीका है हमारा सॉर्टिंग करने का डेटा का विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी डेटाबेस। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।